हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनालिटिक्स यूनिट 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं आपको पढ़ा दिया था, काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने आर की आपको पढ़ाई थी। अब हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2। तो इसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है कंडीशनल एंड कंट्रोल फ्लो इन आर। अभी कंडीशनल एंड कंट्रोल फ्लो क्या होता है? देखो, ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, इनका यूज़ करा जाता है जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको कंट्रोल कर लिया। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? तो देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट में ना हम एक कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन सही हो गई तो हमारा जो एक्शन है वो परफॉर्म हो जाता है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो वह एक्शन हमारा परफॉर्म नहीं होता। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के बिना कई सारे टाइप हैं। पहला आता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमने एक कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसकी जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अब मैंने ना एक एग्जांपल लिया है जिसकी हेल्प से मैं आपको इफ स्टेटमेंट थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। देखो, यहाँ पे मैंने लिया है कि x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, x को मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी है और मैंने लिखा है कि अगर x 5 से बड़ा है तो आपको प्रिंट करना है x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अगर वो 5 से बड़ा नहीं होगा तो फिर कुछ प्रिंट नहीं होगा, अगर 5 से बड़ा होगा तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब हमें पता है कि x क्योंकि 10 है जो कि 5 से बड़ा है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा। इस तरीके से इफ स्टेटमेंट काम करता है। नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इफ स्टेटमेंट में अगर 5 से बड़ी वैल्यू हुई तो एक पूरा स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। बट मान लो अगर नहीं हुई तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बट अगर मैं चाहूँ कि अगर वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है तो कुछ और प्रिंट हो जाए, तो उस केस में मुझे इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना होगा। यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम आते हैं। इसकी सिंटेक्स कुछ इस तरीके से दिखती है, इफ उसके साथ कंडीशन स्टेटमेंट 1, एल्स और फिर स्टेटमेंट 2। अब यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। मैंने यहाँ पे x को वैल्यू असाइन करी है 3 और मैंने लिखा है कि अगर x ग्रेटर है 5 से तो आपको लिख देना है ग्रेटर देन 5, अगर नहीं है तो फिर क्या लिखना है, लेस देन और इक्वल टू 5। अब क्योंकि x जो है वो तो 3 है तो हमारे पास सेकेंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज एल्स इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, जब हमारी मल्टीपल कंडीशन होती है ना तो हमें एल्स इफ का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखो, मार्क्स जो है वो 75 है। अब मैंने लिखा है कि अगर जो मार्क्स है वो ज़्यादा है 90 से या इक्वल है 90 के तो आपको प्रिंट करना है ग्रेड ए। अगर इसके अलावा एल्स इफ मार्क्स जो है वो ज़्यादा है इक्वल है 75 के तो आपको प्रिंट करना है ग्रेड बी, नहीं तो फिर प्रिंट करना है ग्रेड सी। अब देखो, यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, पूरी पूरी 3 कंडीशन है, तो इस केस में एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि मार्क्स तो 75 है तो ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लूप इन आर। अब ये लूप क्या होता है? देखो, अगर हमें कुछ एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट कराना हो तो हम वहाँ पे लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तब ज़्यादा यूजफुल होता है जब हमें सेम ऑपरेशन मल्टीपल वैल्यू डेटा सेट या एलिमेंट पे परफॉर्म कराना होता है। तो हम बार बार सेम कोड को नहीं लिखते, हम सिर्फ लूप को ऑटोमेट रिपीटेशन पे डाल देते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ लूप में आपके 3 तरह के लूप आते हैं, एक तो फॉर लूप, वाइल लूप और रिपीट लूप। तीनों का अलग काम है और तीनों हम अलग अलग कंडीशन में यूज़ करते हैं। सबसे पहले ना फॉर लूप समझते हैं। फॉर लूप कब यूज़ होता है? तो देखो, जब हमें ये पता हो कि हमें कितनी बार रिपीट कराना है इस कोड को तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इसकी जो सिंटेक्स है वो ये होती है, फॉर और फिर वैल्यू आप सीक्वेंस में लिख दो और उसके बाद फिर आपको स्टेटमेंट लिखने होते हैं। ठीक है, वेरिएबल टेक ईच वैल्यू फ्रॉम द सीक्वेंस वन बाय वन, और जो लूप है वो रन करेगा हर एक वैल्यू के लिए। मैम ऐसे तो कुछ समझ नहीं आया, देखो एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। जैसे मान लो मुझे प्रिंट करानी है वैल्यू 1 से लेके 5 तक। अब मुझे पता है कि मुझे 5 बार इस लूप को चलाना है क्योंकि मुझे 5 वैल्यू प्रिंट करानी है ना? इतना मुझे क्लियर है। तो मुझे कंफर्म है कि कितनी बार मुझे लूप को कंटिन्यू करना है। इस केस में लगेगा हमारा फॉर लूप। अब मुझे क्या करना है, फॉर आई इन 1 to 5। इसमें क्या होगा कि जब पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू जो है वो होगी 1, जब दूसरी बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 2 होगी एंड सो ऑन। अब प्रिंट करना है आई को, तो आई की वैल्यू जो पहली बार में 1 है तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा, 1, दूसरी बार में 2 प्रिंट होगा और तीसरी बार में 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये लूप काम करता है। नाउ नेक्स्ट इज वाइल लूप। वाइल लूप कब यूज होता है? वाइल लूप तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है।
अब हमें पता नहीं है कि कितनी बार हमें लूप चलाना है, तो उस केस में हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। हमें बस इतना पता है कि जब तक कंडीशन ये ट्रू रहे तब तक लूप चलता रहे, तो बस हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। इसकी सिंटेक्स ना कुछ इस तरीके से दिखती है, कंडीशन और फिर स्टेटमेंट लिखने होते हैं। अब एग्जाम्पल से समझो, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो एक्स है उसकी वैल्यू मैंने 1 असाइन करी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि जब तक x की वैल्यू इक्वल टू 5 ना हो जाए, 5 से कम रहे या 5 से के बराबर हो जाए, तब तक आपको x को प्रिंट करते रहना है। समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पे लिखा है कि x की वैल्यू मैंने पहले तो 1 असाइन कर दी, फिर मैंने ये बोला कि जब तक x की वैल्यू कम रहे 5 से या 5 के इक्वल हो, तब तक आपको x को प्रिंट करते रहना है। और इसके साथ साथ मैंने ये कंडीशन और डाली है कि हर बार x की वैल्यू 1 से बढ़ जाए, x में 1 प्लस हो जाए। अगर मैं ये कंडीशन नहीं डालूंगी तो x की वैल्यू तो हमेशा के लिए 1 हो जाएगी और लूप इनडेफिनेटली चलता रहेगा, जिसे डेंजरस लूप भी कहा जाता है। तो पहली बार जब वैल्यू आएगी तो प्रिंट हो जाएगी 1, दूसरी बार अब वैल्यू में हमें 1 ऐड हो गया तो अब मेरी x की वैल्यू हो गई होगी 2, तो दूसरी बार प्रिंट होगा 2 एंड सो ऑन, जब तक 5 नहीं होगी वैल्यू हमारी प्रिंट होती चली जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये कंडीशन आपको देनी बहुत ज़रूरी है, वरना लूप जो है इनफाइनाइटली चलता रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज रिपीट लूप। रिपीट लूप क्या करता है? देखो रिपीट लूप ना इनडेफिनेटली चलता रहता है जब तक उसे कहीं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाता। मतलब ये समझो कि ये भटका हुआ राही है और बस ब्रेक स्टेटमेंट को ढूंढ रहा है, जहां इसे ब्रेक दिखा बस इसने ब्रेक ले लिया, ठीक है। ये कोई कंडीशन चेक नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस ब्रेक को ढूंढता रहता है। तो इसकी जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, रिपीट स्टेटमेंट, फिर उसके बाद कंडीशन आती है और कंडीशन में हम कहीं ब्रेक लगाते हैं। कंडीशन लिखते हैं कि अगर x जो है वो 3 के बराबर होगा तो ब्रेक कर देना, या 5 के बराबर होगा तो ब्रेक कर देना। एग्जाम्पल से समझो, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 असाइन करी है, फिर मैंने लिखा आपको रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है? कि हर बार x को आपको प्रिंट करते चले जाना है और x की वैल्यू जो है एक एक से बढ़ाते भी चले जाना है। फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि जब x की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाए तो आपको इसे ब्रेक कर देना है। इसका मतलब क्या है कि कब तक चलेगी? 1 2 3 4 और 5 तक के लिए चलेगी। जैसी वैल्यू 6 होगी ये कंडीशन दिख जाएगा और इसे ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाएगा और ये ब्रेक ले लेगा, ठीक है। अब ब्रेक के साथ साथ ना एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है नेक्स्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है। ब्रेक तो आपको समझ आ गया कि जैसी ब्रेक दिखा इमिडिएटली लूप स्टॉप हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट का काम क्या होता है? देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होता है कि जब भी नेक्स्ट स्टेटमेंट दिखता है करंट इटरेशन को स्किप कर दिया जाता है और नेक्स्ट पे बढ़ दिया जाता है। अब ये क्या, देखो एक एग्जांपल से समझो। फोर लूप लगाया मैंने, 4i इन 1 2 5, ठीक है। मतलब i की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 होगी। मैंने फिर लिखा कि अगर i की वैल्यू 3 हो, i की वैल्यू 3 तो होगी एक बार, 1 2 और फिर 3, तो उसमें आपको क्या करना है? नेक्स्ट कर देना है। मतलब आपको 3 प्रिंट नहीं कराना, आपको 1 से 5 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है लेकिन 3 प्रिंट नहीं कराना। तो आपने दिख गया कि जब भी नेक्स्ट, जब भी i इज इक्वल टू 3 होगा आपको नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट क्या करते हैं? वैल्यू को स्किप कर देते हैं। तो आपके आउटपुट में बाकी सारी वैल्यू होंगी 3 को छोड़ के। अब ये लूप की इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनालिटिक्स में, जरा ये समझ लेते हैं। लूप तो हम इतनी देर से कर ही रहे हैं। देखो, कैलकुलेशन टोटल फॉर अ लास्ट डेटा सेट, running a model multiple time, cleaning a data step by step, applying operation to each row and column, on automatic repetitive analytical task। ये इसकी सारी इंपॉर्टेंस है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा था तो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शन इन आर। फंक्शन क्या होता है? देखो फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम बार बार यूज करना चाहते हैं। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब बार बार उस ब्लॉक ऑफ कोड को लिखने की जगह हम क्या करते हैं? इस ब्लॉक ऑफ कोड को एज अ फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं और बार बार बस हमें एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना होता है और ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड चल जाता है, ठीक है। सिंपल टर्म में कहो तो फंक्शन इज अ वे टू ग्रुप अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टुगेदर सो दैट दे कैन एग्जीक्यूट व्हेनेवर नीडेड। फंक्शन से हमें रिपीटेटिवली कोड नहीं लिखना होता और ये हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाता है और हमारी क्लैरिटी और रीडेबिलिटी भी इंप्रूव करता है। अब फंक्शन के टाइप क्या है? तो देखो दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो बिल्ट इन, एक यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शन कौन होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन वो हैं जो आर के पास ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी आर ने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। इन पे हमें कुछ नहीं करना होता, बस इन्हें पैरेंथेसिस ब्रैकेट की हेल्प से कॉल करना होता है। लाइक यहाँ पे मीन फंक्शन है तो ये एवरेज कैलकुलेट कर देगा, सम फंक्शन है टोटल कैलकुलेट कर देगा, एसटी फंक्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेगा,
समरी फंक्शन है, स्टैटिकल समरी प्रोवाइड कर देगा, SQRT लगा दिया तो स्क्वायर रूट मिल जाएगा। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है, ये वाला स्टेटमेंट। ये क्या करा है हमने, वेक्टर बनाया। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लो, वहाँ पे मैंने बताया वेक्टर कैसे बनता है और सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हमने मीन फंक्शन में लगा दिया, यहाँ पे मीन लिखा और उसके पैरेंथेसिस ब्रैकेट में ये पूरा नंबर लिख दिया। तो ये जितनी वैल्यू हमारे पास है 10 + 20 + 30 डिवाइड बाय 3 करके जो आंसर आएगा वो हमारा ये मीन फंक्शन हमें दे देगा। ये तो हो गया बिल्ट इन फंक्शन। अब होता है यूज़र डिफाइन फंक्शन। अब ज़रूरी नहीं ना कि हमारी जितनी भी डिमांड है वो बिल्ट इन फंक्शन से फुलफिल हो जाए, क्योंकि ह्यूमन की डिमांड्स तो ख़त्म नहीं होती हैं, है ना। तो इसके लिए यूज़र डिफाइन फंक्शन वाली चीज़ भी आती है। यूज़र डिफाइन फंक्शन में क्या होता है कि देखो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बिल्ट इन फंक्शन से पूरी नहीं हो रही, बैठो और अपना फंक्शन खुद डिज़ाइन कर लो, दैट इज़ यूज़र डिफाइन फंक्शन। इसकी सिंटेक्स क्या होती है कि पहले आप फंक्शन का नाम लिखते हो, फिर असाइनमेंट वैल्यू डालते हो, फिर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि जब भी उस फंक्शन को कभी कॉल किया जाएगा ये वाली वैल्यूज़ उसको दी जाएंगी, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हो और क्या वैल्यू रिटर्न होगी वो चीज़ लिखते हो। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। फंक्शन का नाम रखा प्रॉफिट। फंक्शन के अंदर मैंने दो आर्ग्यूमेंट मांगे, क्या, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। मतलब जब भी कोई इस फंक्शन को रन करेगा उसे अपनी कॉस्ट और रेवेन्यू मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा फंक्शन क्या करेगा कि रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न कर देगा। जैसे मैंने बाद में फंक्शन को कॉल किया तो मैंने फंक्शन का नाम क्या था, प्रॉफिट, ये लिखा। उसके बाद दो आर्ग्यूमेंट देने थे, क्या, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। मेरी कॉस्ट थी 500, रेवेन्यू था 800, मैंने लिख दिया। अब मेरे फंक्शन ने मेरे को आउटपुट दिया 300। क्यों? क्योंकि उसने क्या फंक्शन किया होगा कि मेरे रेवेन्यू में से मेरी कॉस्ट माइनस की होगी और जो रिजल्ट आया उसको रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन काम करता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द अदर कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को और भी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। ये वो फंक्शन होते हैं जहाँ पे इनपुट वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था कि हमें इनपुट वैल्यू देनी थी। क्या इनपुट देना था? हमें रेवेन्यू देना था और कॉस्ट देना था जब भी हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे। बट कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे कौन से फंक्शन है? डेट। अगर आप ये वाला फंक्शन लिखोगे तो करंट डेट आपको रिटर्न हो जाएगी, आपको इसमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अप्लाई फैमिली इन आर। अब ये ना, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। वो सारे फंक्शन आपको हेल्प करते हैं कि आप लूप की जगह, अभी आपने लूप पढ़े थे ना, लूप की जगह आप अगर इस फैमिली के फंक्शन लगाते हो तो आपको लूप यूज़ करने की जगह है ही नहीं। आप लूप की जगह इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। अब एक एक फंक्शन को ना हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अप्लाई फंक्शन। अप्लाई फंक्शन का यूज़ किया जाता है रो एंड कॉलम में फॉर अ मैट्रिक्स और डेटा फ्रॉम। इसकी सिंटेक्स क्या होती है? कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, एक्स क्या है, मैट्रिक्स एंड डेटा फ्रेम, ठीक है। मार्जिन कितना, रो एंड कॉलम। आपको बताना होता है कि आपको फंक्शन किस पे अप्लाई करना है, रो पे या कॉलम पे। और फंक्शन, कौन सा फंक्शन आपको अप्लाई करना है वो भी आपको इसमें बताना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, उसके बाद मैंने अप्लाई फंक्शन लगाया। अप्लाई फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने उस मैट्रिक्स का नाम डाला जिस पे मेरे को फंक्शन करना है। फिर 1 लिखा। 1 मतलब मुझे जो फंक्शन है वो रो पे लगाना है, कॉलम पे नहीं लगाना, रो पे लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या फंक्शन लगाना है मैंने वो लिख दिया, सम। तो ये अप्लाई फंक्शन इस तरीके से काम करता है। देन नेक्स्ट इज एल अप्लाई फंक्शन। एल अप्लाई फंक्शन क्या करता है कि ये लिस्ट पे काम करता है और हमेशा ही लिस्ट ही वापस करता है। जब आप एल अप्लाई फंक्शन लिखते हो तो उसके अंदर आपको पहले तो लिस्ट देनी होती है और फिर कौन सा फंक्शन आपको लगाना है वो आपको देना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई थी, ठीक है। फिर मैंने एल अप्लाई फंक्शन लगाया और उसके अंदर मैंने लिखा एक्स। एक्स क्या थी? मेरी लिस्ट थी और मुझे क्या करना है, सम करना है, तो मैंने सम का फंक्शन लगा दिया और आउटपुट जो है ना इसका वो भी लिस्ट के फॉर्म में ही आएगा। देन नेक्स्ट इज एस अप्लाई फंक्शन। एस अप्लाई फंक्शन एल अप्लाई फंक्शन की तरह ही होता है, लेकिन क्योंकि इसके नाम में एस है तो ये क्या करता है, ये सिंप्लीफाई कर देता है। अब मैम ये सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? तो क्या होता है कि एल अप्लाई फंक्शन हमेशा लिस्ट में आउटपुट रिटर्न करता है बस, लेकिन जो एस अप्लाई फंक्शन है वो वेक्टर या मैट्रिसेस में रिटर्न करता है, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतने में। तो इसका कुछ इस तरीके से ये लगता है, ठीक है। टी अप्लाई फंक्शन। टी अप्लाई फंक्शन जो है वो सबसेट ऑफ वेक्टर पे लगता है जिसे ग्रुप्ड किया जाता है फैक्टर के थ्रू। अब ये इसकी सिंटेक्स होती है। अब ना आप बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो,
यहाँ पे मैंने 2 वेक्टर बनाए, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये तो फैक्टर की तरह है कि ग्रुप्ड हो रखा है। तो जब मैंने टी अप्लाई फंक्शन इस तरीके से लगाया, टी अप्लाई, और मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स ग्रुप, और मुझे क्या निकालना है, मीन चाहिए इसका। तो ये किस तरीके से काम करेगा, देखो सबसे पहले क्या करेगा, ग्रुप ए का मीन निकालेगा। कैसे? 80 प्लस 85 का मीन निकालेगा बस, ठीक है। देन नेक्स्ट ग्रुप बी का मीन निकालेगा। उसमें क्या होगा, ये 90 प्लस 75, इन दोनों वैल्यू का, यहाँ पे इन दोनों वैल्यू का, यहाँ पे इन दोनों वैल्यू का मीन निकाल के आंसर हमें रिटर्न करेगा। ये तब अप्लाई होता है जब आपको कोई भी फंक्शन अप्लाई करने से पहले ग्रुपिंग करनी होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे ए था तो इसने इन दोनों वैल्यू का ग्रुपिंग कर दिया, फिर मीन निकाला। यहाँ बी भी था तो इन दोनों वैल्यू का ग्रुपिंग किया, फिर मीन निकाला, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एम अप्लाई फंक्शन। एम अप्लाई फंक्शन क्या करता है, ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पे जब साइमल्टेनियसली करनी होती है ना चीज़ें, तब एम अप्लाई फंक्शन लगता है। देखो इसकी सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे मान लो ये आपका एग्जाम्पल है। अब इसमें ये सम वाला फंक्शन कैसे काम करेगा, देखो 1 2 और 3, पहले वाले ग्रुप की ये वैल्यू हो गई, दूसरे ग्रुप की क्या है 4 5 6। तो चाहिए सम निकालेगा ना, ये इन दोनों वैल्यू को सम करके देगा आपको 5, इन दोनों वैल्यू को सम करके देगा 7, और इन दोनों वैल्यू को सम करके देगा 9। इस तरीके से काम करता है। मतलब जो भी आपने आर्गुमेंट दिया होगा ना, उनको फिर साइमल्टेनियसली ये ऐसे सम करता है ग्रुपिंग करके, ऐड अ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ द वेक्टर। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर है। तो इसी के साथ आपकी बिजनेस एनालिटिक्स की यूनिट 3 होती है कंप्लीट, और अभी इसकी प्रैक्टिकल वीडियोस आ जाएंगी, तो उसमें सारी चीज़ें समझ लेना। और थ्योरी देखने के बाद प्रैक्टिकल देखना बिल्कुल मत भूलना, वरना फिर आपका कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ने का और इतनी मेहनत करने का। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाए हैं, तो ये आप बाय कर सकते हो एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। कहाँ से बाय करेंगे मैम? गूगल फॉर्म से, और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।